क्या मैं गुमनाम आदमी की धमकियों में आकर डैडी से नाता तोड़ दूं, उनकी कोठी वापस कर दूं, फिर मेरी हैसियत क्या होगी? एक मल्लाह का बेटा। बहन जी, हम अपने बेटे शर्जील के रिश्ते के लिए आए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप। क्या कहा आपने? मेरी बेटी के लिए मल्लाहों के बेटे का रिश्ता? क्या आप मेरे खानदान को नहीं जानते? नादिया का बाप एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है और मैं टीचर हूं। आपका और हमारा क्या जोड़ है? लेकिन बहन, हमारा बेटा डॉक्टर है। होगा डॉक्टर, मगर उसका खानदानी बैकग्राउंड क्या है? दुनिया क्या देखेगी कि मेरी बेटी ब्याह कर मल्लाहों के घर में जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज नहीं होगा। शर्जील, 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 तुम कब आई? क्या सोच रहे हो? मैं कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। शर्जील, 2 दिनों के लिए तो सिर्फ आए हो, और वो भी हमारे साथ घर में नहीं बैठते। यहाँ खुली फिजा में बहुत अच्छा लगता है। शर्जील, तुम वैसे कुछ परेशान लग रहे हो, आखिर बात क्या है? नहीं, कोई बात नहीं है, बस इन लहरों को देखकर अपनी सेहत याद आती है। हम मेहनत करते हैं शर्जील, और मैंने किताबों में पढ़ा है कि मेहनत में बड़ी अजमत होती है। ये सब किताबी बातें हैं, असल जिंदगी तो हमें कुछ और सिखाती है। असल जिंदगी हमें क्या सिखाती है? यही कि इंसान जहाँ पैदा होता है वहीं की मिट्टी उसे अपनाती है। वो अगर चाहे भी तो अपनी जिंदगी का पौधा कहीं और नहीं लगा सकता। इसका मतलब है कि तुम हमारे पास वापस आ जाओगे। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मुझे जाना कहाँ है। छोड़ो इन बातों को, चलो चलते हैं, अम्मी बुला रही थी, चले। चलो। वो कौन हो तुम? वो किसने बांधा है तुमको? वज्जल रामंडे जोल मेरे नाल जोल, मेरे घर मैं तुझको रोटी पानी भी खिलाऊंगा। मेरे नाल जोल, किसने बांध रखा है तुझको? मैं इधर से गुजर रहा था, मुझे जिन भूतों ने पकड़ कर बांध दिया है। बहुत भूखा हूँ, प्यासा भी बहुत हूँ। मेरे नाल जोल, तुझे रोटी पानी सब कुछ मिलेगा। जोल तो सही। अब्बा जी, भरजाई, बाहर शोर मचा हुआ है कि आपने चेतू को कोई उठा कर ले गया है। पापा, मेरे चेतू को उठा के ले गए। कबीर खान होगा, दुश्मन मेरे बच्चे को ले गया है। मेरे बच्चे को दुश्मन ले गया। कबीर खान की ये जुर्रत, उसने अगर मेरे पोते को कुछ कहा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं देखता हूँ कबीर खान। मुझ पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, सुन लिया तुमने? तुम खुद मुझी को कसूरवार ठहराकर अपना रास्ता बदलना चाहती हो। मुझे तुम्हारी किसी बात पे एतबार नहीं रहा। हर दुखी लड़की को देखे तुम्हें तरस आ जाता है, और मुझे नहीं मालूम कि मुझे किस राह पे चलना है। जिंदगी की तरफ चलना है या मौत की राह पे चलना है। मगर तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं चलना। ठीक है, ठीक है, मैं खुद ही इस गांव से दूर चला जाता हूं ताकि तुम्हें रास्ता बदलने में मुश्किल ना हो। लेकिन याद रखना,
मैं मोहब्बत और दुश्मन को कभी नहीं भूलता। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं धोखा और फरेब दोनों बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं यहां से चला तो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं वापस आ गया तो ना ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ना हैदर के लिए, और शायद ना मेरे अपने लिए। आती, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं दूर दराज इलाके में जॉब करना चाहती हूँ और अभी शादी का बंधन अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम्हें मामा से इस प्रपोजल पे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारा फैसला इंतहाई जज्बाती है नाज़िया। अकेली लड़कियों का ऐसे इलाकों में जॉब करना बड़ा मुश्किल होता है और तुम खामखा अपने आप को किसी मुश्किल में मत डालो। आती, तुम, मामा और शर्जील कभी भी मुझे समझने की कोशिश नहीं करते। हमेशा मुझे डिस्करेज करते हो तुम लोग, कभी अप्रिशिएट नहीं करते। यूं लगता है इतने सारे दोस्तों के और रिश्तेदारों के होने के बावजूद मैं इस शहर में बिल्कुल अकेली हूँ। हम तुम्हारे साथ हैं नादिया, तुम्हारे लिए मुखलिस हैं, इसीलिए तो मना कर रहे हैं। तुम मेरे दोस्त भी हो ना, मुखलिस हो ना मेरे साथ, तो एक बात मानोगे? क्या? आती, आइंदा तुम मामा से शादी के प्रपोजल के बारे में कभी बात नहीं करोगे। इसका मतलब नादिया कि तुम मुझे लाइक नहीं करती? आती, बात लाइकिंग या डिसलाइकिंग की नहीं है। तुम जानते हो कि मैंने अभी बहुत कुछ करना है। ठीक है, मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझे इनकार कर रही हो। आती, मैं प्लीज, पार्लर आ गया, तुम गाड़ी रोक दो, मुझे बहुत जरूरी काम है। Now, Pantene Gold. आतिफ बेटा, खाना खा लो। मामा, मुझे भूख नहीं है। आतिफ बेटा, तुम इस कदर परेशान क्यों हो? अरे नादिया नहीं मानती तो ना सही, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे खानदानों की लड़कियां देख रखी हैं, जबकि हाँ, क्या नादिया अच्छे खानदान की लड़की नहीं है? बेटा, तुम उसे भूल जाओ। और मैं भी ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती जिसके खानदान का ही पता नहीं है। क्या क्या कह रही हैं आप? आपने खुद ही मुझे बताया था कि अंकल मंसूर एक खानदानी जिम्मेदार आदमी थे। ठीक है, कहा था मैंने, लेकिन नादिया मंसूर साहब की बेटी नहीं है। क्या कह रही हैं मामा? समिया जब शादी के 5 बरस बाद भी मां ना बन सकी तो मंसूर साहब ने दूसरी शादी कर ली। समिया को अपनी मां के घर आना पड़ा। उसने एक लावारिस बच्ची अडॉप्ट कर ली। क्या कह रही हैं? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। क्या आप ये सच कह रही हैं या कहीं कोई सुनी सुनाई बात कर रही हैं? नहीं बेटा, जिस हकीकत का इकरार
समिया ने खुद किया, उससे कैसे इनकार किया जा सकता है? ओ मामा, आपने तो मुझे एक नई कश्मकश में डाल दिया। ये बात तुम्हारी अम्मी ने मेरी मामा से खुद कही थी कि उन्होंने अडॉप्ट किया था। ये बात दूसरे लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं होगी, लेकिन मैं ये बात जान लेने के बावजूद तुम्हारे लिए वही फीलिंग्स रखता हूँ जो पहले थी। क्या कह रही हूँ? मेरा दिमाग माफ हो रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। कैसे हो सकता है आतिफ, कैसे? मैंने ये बात आखिरी बार कही, इसके बाद जिंदगी भर ये बात नहीं दोहराऊंगा। मैं तुम्हें खुश रखूंगा नादिया। कभी खुश नहीं रह सकती। एहसास कि मैं लावारिस हूं, कभी खुश नहीं रह सकती, खुश नहीं रह सकती। अपने आप को संभालो नादिया। मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ देना नहीं, दुख पहुंचाना नहीं था, बल्कि हकीकत बताना था। मैं ये सब जान लेने के बावजूद तुम्हारे लिए दिल में वही एहतराम रखता हूं। तुम्हारा एहतराम कम नहीं हुआ, लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले यह सोच लो कि लोग इस हकीकत को कबूल नहीं करते। मामा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बस थोड़ा सा अफसाना रह गया है, अभी खत्म होते ना फिर करते हैं बात। आपके अफसाने भी आपकी तरह झूठे हैं। क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ। कभी कभी आप भी मुझे अफसानवी किरदार की तरह लगती हैं, जो झूठे होते हैं। हाँ, आपने मुझसे कभी सच नहीं बोला, आज एक सच बोलिए और मुझे बताइए मैं कौन हूं? अपनी ममता की तस्कीन के लिए किस ममता का घर उजाड़ा है आपने? हाँ, किस बाप के रक्त जिगर को छीना है आपने? बोले, कौन हूं मैं? बताए मैं कौन हूं? कहां से लाई आप मुझे? तुम्हें जन्म देने की तकलीफ सही है। मैंने सारी सारी रात जागी हूं ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। सारा दिन मैंने ज़हनी और जिस्मानी मेहनत की है ताकि तुम्हें आज आसाइश दे सकूं। प्यार किया है तुम्हें, बेतहाशा प्यार, और तुम मेरी ममता पर शक कर रही हो। हाँ, कर रही हूं आप पर शक। आपने मुझसे सच बोला होता, मुझे ये बताया होता कि मैं कौन हूं, मैं कभी शक नहीं करती। बेटी हो मेरी, मेरी अपनी बेटी। हाँ, मेरी अपनी बेटी। की बेटी हूँ तो फिर बोलिए, मेरा बाप कौन है? बोलिए, मेरा दादा कौन है?
कहाँ है वो सब लोग? जिस घर से मैं धक्कार के निकाली गई हूँ वहाँ तुम्हें नहीं जाने दूंगी। नहीं, तुम उन बंदिशों में, उन पाबंदियों में सांस नहीं ले सकोगी। वहाँ सांस नहीं ले सकूंगी। सांस ले रही हूँ, यहाँ भी सांस नहीं ले रही। अपने खून की तलब के लिए या रोज जीती हूँ, रोज मरती हूँ। मैं भी रही हूँ, मर रही हूँ मैं भी। न जाने किस तरह सांस ले रही हूँ। मामा, क्या हुआ? I'm sorry. मैं आइंदा आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। I'm sorry मामा, I'm sorry. साईं, जिसको आप कसूरवार समझते थे उसे तो पुलिस पकड़ कर ले गई है। अब तो मेरे पोते को मुझे वापस कर दो। इसमें उस मासूम की क्या खता है? देखो बाबा, जब तक अदालत से इंसाफ नहीं मिल जाता वो बच्चा हमारे पास रहे। उसकी माँ तो रो रो कर दीवानी हो गई। हो तो हम भी तो अपने भाई को रो रहे हैं ना, उसकी क्या खता थी? साईं, बड़ों के मामले में छोटों को सजा देना कहाँ का इंसाफ है? अगर उसके बाप ने कुछ किया है तो सजा भी तो भुगतेगा। बस एक दफा मैंने कह दिया ना कि बच्चा नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। मुझे उसे मिलने तो दो, उसकी शक्ल तो देखने दो, उसको दिलासा और तसल्ली तो देने दो। बस बस बस, वो बड़े आराम से है और उसकी मैं हर जरूरत पूरी कर रहा हूँ। तुम अब जाओ। आपका भाई तो तकदीर से मरा, पर हमें तो जीते जी क्यों जिंदा दरगोर कर रहे हो? और तुम जाते हो या नहीं? चले जाओ यहाँ से। चल। अरे नूरी, क्या हुआ? ये टूट गया। तो फिर क्या हुआ? और आ जाएगा। लेकिन वो इस जैसा तो नहीं होगा ना? अरे नूरी, तू तो इतने दिन बड़े नुकसान पे नहीं रोई, अब ये मामूली घड़े के टूटने से रो रही है। क्या हो रहा है? कैसी माँ है तू? तू अपनी बेटी के आंसुओं की जबान नहीं समझ सकती? तुझे ये भी पता नहीं चल रहा कि घड़ा टूटने के बहाने ये अपनी दिल की भड़ास निकाल रही है? तो अच्छा है ना, निकाल ले भड़ास, मगर दिमाग से तो सोचे ना। दिमाग से तू सोच आशू। औलाद की खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती, और अपने मेके को राजी करने के लिए तो अपनी औलाद को दुख के समंदर में झोंक रही है। आपकी शहना ना होती तो ये खुशी खुशी से राजी हो जाती, मगर तुम बाप बेटी ये चाहते हो कि मैं अपने मैके वालों में ख्वार हो जाऊं और ससुराल में मेरी कोई इज्जत ना रहे। इसमें ससुराल में बेइज्जत होने वाली कौन सी बात है? जिस औरत के रिश्ते के बदले में कोई वट्टा या टक्का नहीं ना होता, उसकी कोई इज्जत नहीं होती।
झूठी इज्जत की खातिर तुम अपनी बेटी की जिंदगी कुर्बान कर दोगी? ना, हैदर में किस चीज की कमी है? ये तो शर्त तोड़ने वाली बात हुई ना, कि किसी बोझ के बगैर तुम्हें मेरा रिश्ता मिल गया था, बड़ी आसानी के साथ। पर याद रख आशु, मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तुझे बर्बाद कर दूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि मैं तुझे इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा। न रहेगा निकाह और न रहेगी ये शर्त। बस कर मामा, बस कर। हमाद पुत्र, अब मैंने तुझे कहा था कि जमीनों में बीज अपनी निगरानी में छिड़कवाना, तू यहां आकर बैठ गया। इन वीरान जगहों पर बैठना इनकी पुरानी आदत है। खान सही, ऐसी वीरान जगहों पर बैठने से जन परियां आशिक हो जाती हैं। चलो फजूल बातें ना करो, जाओ उधर जीप में बैठो, जाओ। हमाद पुत्र, मैं तो ये समझता था कि मेरा पुत्र जवान होकर सारी जमीनें संभालेगा, तू तो दिल का रोग लगा के यहाँ बैठा है? मुझे कोई रोग नहीं लगा अब्बा जी। मैं अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाता हूँ। जब मैं आंखें बंद करके इन वीरानों में बैठता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि वो मेरे आसपास ही है कहीं। और ये तेरा पागलपन है हमाद पुत्र, पागलपन। मैं तुझे शहर ले जाकर किसी दिमागी डॉक्टर को दिखाऊंगा, तेरा इलाज करवाऊंगा। मैं खुद चला जाऊंगा अब्बा जी दिमागी डॉक्टर के पास। मुल्तान जाऊंगा, वहां मैं जाऊंगा अपने ननियाली रिश्तेदारों के पास, फिर होगा मेरे दिमाग का इलाज। मैंने सुना है कि तू एक मामूली ठप्पे लगाने वाले की बेटी से इश्क कर बैठा है, पागल हो गया, उसके पीछे वीराने में आके बैठता है। पहली बात तो ये है अब्बा जी कि इंसान सब बराबर होते हैं, कोई मामूली नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो लड़की मेरी मजबूरी नहीं है, बस मुझे अच्छी लगती है। और तीसरी बात आप मुझे ये बताएं कि मेरी सौतेली माँ किस खानदान से लेकर आए हैं आप? वो भी तो उसी खानदान से है ना?